नमस्कार। हाल ही में राजदीप सरदेसाई ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक ऑस्ट्रेलियन सोशियोलॉजिस्ट सल्वाटोर बबॉन्स का इंटरव्यू किया। उसमें इस कॉन्क्लेव में सल्वाटोर बबॉन्स को ऑस्ट्रेलिया से एज ए गेस्ट बुलाया गया था। इस इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की। वो था कि डेमोक्रेसी एंड जर्नलिज्म इन इंडिया इज अंडर थ्रेट अंडर मोदी regime. That the maximum number of journalists were arrested in India, next only to China, in the last 1 year. And that was used to again suggest that democracy in India and journalism in India is under threat. So another one that's personal. Here, look, it wasn't journalists. No, I haven't gone to jail yet. I might. Well, good, because it was actually journalists killed. So we don't want that at all. We don't want anyone killed. So the number of journalists killed is the largest number in a single country outside China, which sounds dramatic. Until you make the very elementary adjustment, what about per capita? So it turns out that in India, there were 3.5 journalists killed per billion people. That's 3.5 too many. In rest of world, there were 6.3 killed per billion people. In fact, it's safer to be a journalist in India, despite the fact, and I emphasize this again, that India is a relatively poor country. It's safer to be a journalist in India than in rest of world. यानी मोदी के राज में भारत में जर्नलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों ही खतरे में है। लगातार एक सिंगल पॉइंट एजेंडा राजदीप सरदेसाई इस करीब आधे घंटे से 1 घंटे चले इस इंटरव्यू में वो स्थापित करने की कोशिश करते रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सोशियोलॉजिस्ट जो कि गेस्ट बनकर आए थे, वो अपने डाटा स्टडी और बेहद सटीक आंकड़ों के साथ वो लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल ये एक झूठा नैरेटिव है। इसका सच ये है कि भारत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सारे देशों से ज्यादा सुरक्षित है, पत्रकारों के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिहाज से भी। बहरहाल इस पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और लगातार फिर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि भी भारत में जर्नलिज्म खतरे में है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वास्तव में जर्नलिज्म खतरे में है, तब इन्हीं पत्रकारों की, इन्हीं एक्टिविस्टों की, इन्हीं वामी जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। हाल ही में कश्मीर में एक बड़ा मामला सामने आया जो कि सीधे सीधे पत्रकारिता पर हमला है। दरअसल पिछले हफ्ते 12 नवंबर को वहां एक आतंकी संगठन टीआरएफ ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का ऑफशूट संगठन है, उन्होंने नाम बदलकर वो वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों के नाम थे। उस लिस्ट में उन्होंने बाकायदा धमकी दी कि ये वो पत्रकार हैं जो कि श्रीनगर में काम करते हैं। ये पत्रकार वहां के लोकल न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर, ग्रेटर कश्मीर और दूसरे अन्य संगठनों में काम करते हैं। ये पत्रकार वो हैं जो कि भारत सरकार, सेना और जो जम्मू कश्मीर सरकार है, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने लिस्ट जारी की और सीधे सीधे थ्रेट जारी किया, धमकियां दी गई। उन्होंने टेलीग्राम पे, ब्लॉग्स पर इस पोस्टर को छापा। धमकी ये दी गई कि ये ट्रेटर्स हैं और इनको जल्द से जल्द इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब आप सोचिए कि कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां पर सीधे सीधे आतंकी संगठन 1.5 दर्जन से ज्यादा, करीब 21 लोगों की लिस्ट थी, इस 21 लोगों पत्रकारों में सीधे धमकी दी जाती है कि उन पर हमला किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। सजा किसकी? सजा इसकी कि वो सच बोल रहे थे। क्या ये जर्नलिज्म पर थ्रेट नहीं है? क्या ये पत्रकारों पर हमला नहीं है? लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आप इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया से गायब पाएंगे, क्योंकि इसको मुद्दा नहीं बनाना। क्योंकि इसको मुद्दा इसलिए नहीं बनाना क्योंकि इसको धमकी देने वाले पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन थे, अलगाववादी संगठन थे, जो कि सिर्फ इसलिए इन पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो उनके नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे। जो पत्रकारिता, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। इसमें नतीजा क्या हुआ? 21 लोगों की लिस्ट निकाली थी टीआरएफ ने और उनको धमकी दी गई। नतीजा यह हुआ कि 5 पत्रकारों ने अगले ही 2-3 दिनों में इस्तीफा दे दिया।
हम इस लिस्ट को आपको नहीं दिखाना चाहते सुरक्षा दृष्टि से, क्योंकि जो जो नाम इसमें शामिल है उनकी जान और माल को खतरा हो सकता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से हम ये लिस्ट आपको नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये तय है कि वहां पर इस तरह का पोस्टर्स सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिए, टेलीग्राम चैनल्स पर दिखाई दिए, ब्लॉग्स पर दिखाई दिए, और इसके नतीजे में 5 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया, घबराते हुए कि कहीं उनकी जान को वाकई खतरा न, क्योंकि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि रुकी है, टारगेट किलिंग हो रही है। उसको देखते हुए 5 पत्रकारों ने इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी चूं तक नहीं निकली राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों के हक की बात करने वाले प्रोपेगेंडिस्ट पत्रकारों के मुंह से, ना ही एक ट्वीट आया। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसमें सक्रिय हुई हैं, उन्होंने आनन फानन में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, और उसमें यूएपीए के सेक्शन 13, 505, 153B, 124A और आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है। उसके बाद करीब करीब 1 दर्जन ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, और उसमें कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसमें पता चला है कि जो मुख्यतः इसमें जो शामिल जो धमकी देने वाले लोग हैं, उनमें एक आतंकी है, वो टर्की में बैठा है। उसका नाम बताया जा रहा है मुख्तार बाबा बेसिकली 90s में श्रीनगर में रहता था। उसके बाद वो पार करते पीओजे पहुंचा, वहां से पाकिस्तान पहुंचा, और वहां से अब वो टर्की अंकारा में रहते हुए वहां से ऑपरेट करता है। वहां से वो उन्होंने अंडरग्राउंड जो वर्कर्स हैं, यहां पर लोग काम करते हैं, उनके साथ मिलकर वो इस तरह के थ्रेट जारी की गई है, वो इसी आतंकी ने की है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ ये शख्स है मुख्तार बाबा। और मुख्तार के बारे में लगातार जांच एजेंसियां, सुरक्षा जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, वो इसमें छानबीन कर रही हैं, और जिनके जरिए थ्रेट जारी किया गया है उन पर चौकन्ना, उन पर जांच बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसके लिए जाहिर है गिरफ्तारी के लिए और उसको मामले को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सबूत चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिकली और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकती है, हर एक स्तर पर उनकी जो छानबीन है वो की जा रही है, और उसके बाद गिरफ्तारी आगे आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है। अभी भी हालांकि पूछताछ के लिए 1 दर्जन भर लोगों से पूछताछ जरूर हुई है, लेकिन गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई उसकी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक विशेष रिपोर्ट जारी इस पे की है कि किस तरीके से टर्की बेस्ड ये जो आतंकी है, इन्होंने धमकी जारी की मुख्तार बाबा की बारे में जारी। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इसमें 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं जो कि मुख्तार बाबा के संपर्क में थे, और वहां पर वो 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मुखबिरी करते हैं वो इन्हीं आतंकी संगठनों के लिए, और धमकी भरे पत्र इसी तरह जारी करते हैं। उन्होंने ही ये लिस्ट बनाने में मदद की है, और उनकी भी अभी जांच जारी है, और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होने की संभावना बनी हुई है। यानी इतनी बड़ी घटना होती है, एक टर्की बेस्ड आतंकी मुख्तार बाबा बैठकर धमकी देता है, और 5 कश्मीरी जर्नलिस्ट, जिसमें राइजिंग कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं और ग्रेटर कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं, लोकल न्यूज़पेपर, बड़े फेमस न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़ डेली है, उन्होंने वो इस्तीफा भी दे देते हैं। लेकिन यहां मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको जर्नलिज्म पर थ्रेट नहीं माना जाता, जर्नलिज्म पर हमला नहीं माना जाता, ना ही प्रेस क्लब, कोई जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, या फिर जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, या फिर जो भी पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं, एक भी कंडेमनेशन का एक भी शब्द जारी नहीं किया जाता, एक ट्वीट नहीं होता है। ये है सच्चाई। एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जो मैंने कहा कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राजदीप करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सल्वाटोर बाबोंस आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, रिसर्च बेस्ड वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम मोदी सरकार के अंडर पत्रकारों को थ्रेट नहीं है। They creep in because, forgive me, India's intellectual class is anti-India. As a class, not as individuals. No, but aren't those intellectuals or activists supposed to stand up to the Indian state where, let's say, an individual activist is arrested for his ideological beliefs and denied bail under UAPA, like an Omar Khalid, for example, an activist in the CA agitation, when there are hundreds of Kashmiris who were put in jail once Article 370 was removed? I mean, are these not questions that
Indians are entitled. When you turn around and say intellectuals and activists are being anti-India, maybe they are standing for the few spaces that are available to question the government of the day. And that's what is, in my view, India's greatness. That we still allow it to happen, unlike a China or a Hong Kong. Why not celebrate it rather than suggest this is being anti-India? Actually, patriotism, as separate from nationalism perhaps, is actually questioning your government. So the very intellectuals that in a way you're demonizing are actually the intellectuals we should be celebrating, because unlike others, they're at least raising a few red flags. Yeah. The issue is this tied to the BJP government, or will it continue when that government inevitably, I know people think the BJP will last forever. It won't last forever. There will be a change of power at some point. When that change of power occurs, will there be a recalibration in people's opinions, or will the demands placed on Congress and the UPA be unrealistic? Will those demands not be fulfilled by that government either? थ्रेट है तो वो कहां है? श्रीनगर में है, और श्रीनगर में ये एक बड़ी घटना हुई है, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सच है हमारी पत्रकारिता का, और हमारे जो धुरंधर महानायक हमारे लोगों ने बना रखे हैं, ये उनका भी सच है कि किस तरह से 5 पत्रकारों को धमकी के चलते इस्तीफा देना पड़ता है। एक और यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि जो सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं उनको भी आगे बढ़कर इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सुरक्षा जिन जिन के नाम है उनको सुरक्षा देने की बात एजेंसी ने की है, उनसे बातचीत लगातार संपर्क में है, और जिन्होंने सुरक्षा के लिए हामी भरी है उनको सुरक्षा दे भी दी गई है। हालांकि जो बाकी बचे लोग हैं अगर वो सुरक्षा मांगते हैं तो उनको भी सुरक्षा दे दी जाएगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और जो श्रीनगर में ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर किसी तरह का ना खतरा हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है, और वो उनको ईमानदारी से उनको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करनी चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ी खबर थी, आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।